देखिए बेटा आज का टॉपिक हमारा, तो कल मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस करवाया था फिनोल का, ठीक है। तो बेटा उसको तो मैं दोबारा अब करवाऊंगी नहीं, वो तो हमारा पूरा हो ही चुका है। तो फिनोल का रेजोनेंस हम दोबारा से अब नहीं करेंगे। हाँ, जो फिनोक्साइड आयन है ना, इसने कहा है जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू फिनोल। हमें इस बात को प्रूव करना है कैसे है, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे होगा। सबसे पहले फिनोक्साइड आयन क्या होता है बेटा, जहां भी आपको डाउट हो ना मुझसे पूछ लेना। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया आज, लेकिन डिस्टर्बेंस मत करना, ठीक है। वरना फिर बेटा यूं लगता है सब कुछ ही बंद कर दिया, बच्चे कैसे अपने डाउट पूछे। जहां भी डाउट हो पूछ लेना, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी आपने। अब ये देखिए, ये बेटा O पे नेगेटिव चार्ज और O पे ये आपके हुए 3 लोन पेयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। भाई ये फिनाइल है C6H5 और O नेगेटिव आपका हो गया ऑक्साइड, तो ये फिनोक्साइड आयन बना। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है रेजोनेंस के टाइम पे जो हमारा फिनोक्साइड आयन होता है ना, वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू फिनोल। हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है कैसे, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम, रेजोनेंस इसका करते हैं। अब रेजोनेंस कैसे होगा, जैसे कल फिनोल का किया था ना, सेम एज इट इज इसका रेजोनेंस होगा। कर दी शुरू। सबसे पहले आप ये देखो, जो ये O है, O पर नेगेटिव चार्ज भी है और O पे आपके 3 लोन पेयर भी है, तो ये कैपेबल है एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में। और आपको पता है जिसपे भी चार्ज होता है वो स्पीसीज अनस्टेबल होता है, तो वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश ही करता है। तो इस O ने क्या किया, अपना एक लोन पेयर यहाँ दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके। तो इससे क्या बना वो आप देखिए। तो इससे आपका ये बनेगा बेटा, ये 2 बॉन्ड तो आपके एज इट इज रहेंगे। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल। और इस O से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इस O पे 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना बेटा, इस O के 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो O पे नेगेटिव चार्ज खत्म। अब ये O एटम तो स्टेबल हो गया। अब क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस पे तो पहले ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, बस वो कम हुए। लेकिन इस वाले कार्बन पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपको समझ में आया, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बेटा इस कार्बन पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब भाई ये कार्बन आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो गया। तब ये यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो नेक्स्ट बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप लोगों को बेटा कॉन्जुगेशन करनी तो आती है, तुम लोगों ने बहुत ढंग से सीखी हुई है ये सब। तो क्या बनेगा बोलो अब, ये एच चीज रहेगा, जिसको आता है वो खुद से करने की कोशिश करे। डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे क्या होगा बेटा आप देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो आगे यहाँ बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो किस तरह से होगी, देखिए आप, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड अभी एज इट इज है। तो अब अगली स्टेप में क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना बेटा नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ चुका है, यहाँ बॉन्ड आ चुका है, और इस पे आगे एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। फाइनली क्या होगा, जो ये वाला लोन पेयर है यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओके। रिजल्टेंट आपका क्या आया, ये होगा बेटा, ये फिर से सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, O पे फिर से 3 लोन पेयर आ गए आपके यहाँ पे, ये 3 बॉन्ड आपके बॉन्ड शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये आपका रेजोनेंस हुआ फिनोक्साइड आयन का, ठीक है। अब आप ये देखिए ध्यान से, आप सब लोग बेटा अपनी नोटबुक में ना जो कल हमने रेजोनेंस किया था फिनोल का वो निकाल लो, ठीक है बेटा। अब मैं उसे दोबारा नहीं करूंगी, आप लोग खुद निकाल लें। आपकी नोटबुक में जो हमारा कल का टॉपिक था रेजोनेंस हमने किया था फिनोल का, एक बार आप वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल ले और आप उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 देख रहे हो, जो कल हमने टॉपिक किया था फिनोल का और जो आज हमारा रेजोनेंस है फिनोक्साइड आयन का, आप इन दोनों के स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 कंपेयर करें। तो अगर तुम बेटा नोटबुक में देख रहे हो कल का टॉपिक,
तो आपने ये देखा होगा जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 है, ठीक है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा, है या नहीं? जैसे बेटा अगर मैं कल के टॉपिक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कल का टॉपिक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 कुछ आपका ऐसा ही होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 कुछ ऐसा ही बना हुआ है ना आपका। स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए बेटा मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, जब रेजोनेंस कर रहे हो तो जो फिनोल के बीच के 3 स्ट्रक्चर है 2, 3 एंड 4, इन तीनों में नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। जो हमने कल टॉपिक किया था फिनोल का, अगर आप उसके बीच वाले 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उसमें ओ एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज है और किसी ना किसी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर अपोजिट चार्ज आयन है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, लेकिन हमें इन्हें पास आने से रोकना है कि भाई ये नेगेटिव इस कार्बन पे है, ये पॉजिटिव इस ओ पे रहे, तो हमें इनकी अट्रैक्शन को रोकना है। तो इनकी अट्रैक्शन को रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और आपको ये पता है अगर एनर्जी लगा रहे हो मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, पता है ना आपको, एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो आप क्या कहोगे, जब फिनोल का रेजोनेंस होता है तो जो उसके बीच के मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं उनमें फिनोल के ओ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्थो या पैरा पोजीशन वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपोजिट चार्ज जो आपके आयंस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, तो हमें उनकी अट्रैक्शन को रोकने के लिए, उनके चार्ज को सेपरेट रखने के लिए कि पॉजिटिव ओ पे ही रहे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही रहे, तो उनके चार्ज का सेपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब यहाँ पे होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जब रेजोनेंस होता है ना तो जो इसके बीच के स्ट्रक्चर बनते हैं 2, 3, 4 फिनोल के केस में वो कम स्टेबल होते हैं। और अब आप इसी बात को कंपैरिजन करो फिनोक्साइड आयन से। अगर आप फिनोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 ध्यान से देखते हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा, इसके स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 इन तीनों को आप गौर से देखो, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है हर एक में, क्या कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। रेजोनेंस के टाइम पे फिनोक्साइड आयन में कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। इसका मीनिंग हमें यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर किसी भी चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो यहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन भी नहीं करना होगा। अगर चार्ज को सेपरेट नहीं करना तो हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे नहीं चाहिए, और अगर एनर्जी होगी कम तो आप लोगों को पता है स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, अगर बेटा एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए जो फिनोक्साइड आयन है इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। तो बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आया, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिख लेना कि फिनोल में चार्ज सेपरेशन करना पड़ता है जिसके लिए एनर्जी चाहिए। अब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन जब रेजोनेंस हम करते हैं फिनोक्साइड आयन का तो यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, और अगर चार्ज का सेपरेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं डालनी पड़ेगी, एनर्जी यहाँ पे कम ही रहेगी, मीन्स स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा। तो अब इसके बाद आगे करें फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब मैं आपको करवाऊंगी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। कल हमने ये तो पढ़ लिया था फिनोल बेटा मोर एसिडिक कहता है अल्कोहल से, 2 रीजन इसके किए थे, और फिर हमने 2 रिएक्शन भी की थी जहां पे फिनोल अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा था। अब आज हम ये पढ़ेंगे अगर फिनोल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके जुड़ जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को रफ कर देते हैं बेटा, और अब अगला टॉपिक हेडिंग आप डाल ले इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल।
हेडिंग डाले बेटा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ता है फिनोल पे तो उसका क्या फर्क पड़ता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता है दो तरह के ग्रुप आके जुड़ेंगे फिनोल ग्रुप पे, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आके जुड़ेगा या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके जुड़ेगा, ये आप सबको पता है। तो अब आपको एग्जांपल्स आने चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। मीनिंग आपको पता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सभी को पता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये बात भी आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है जब भी ये किसी कार्बन चेन से जुड़ते हैं तब। और बेटा ये इफेक्ट आपको पता है परमानेंट इफेक्ट होते हैं और ये होंगे ही होंगे जब भी आपका रिलीजिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा। तो अब आपको एग्जांपल्स आने चाहिए बेटा रिलीजिंग ग्रुप के और विड्रॉइंग ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एग्जांपल्स क्या क्या है वो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले बेटा टाइट ब्यूटाइल, इस कंपाउंड का नाम क्या है बोलो, टाइट ब्यूटाइल। इस कंपाउंड का नाम है बेटा टाइट ब्यूटाइल। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये टर्शरी कैसे है, क्योंकि ये जो आपका मेन कार्बन है इस पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये टर्शरी कार्बन है। और टोटल यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल बना। तो ये जो आपका टाइट ब्यूटाइल है इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसके बाद में बात करती हूँ, तो ये ग्रुप आप देखिए बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये क्या होगा, आइसोप्रोपाइल होगा। आइसो कैसे है पता है, ये टर्मिनल कार्बन है और ये उसका नेक्स्ट कार्बन, तो टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो ये आपका बन गया आइसोप्रोपाइल। इसके बाद जो आपका इथाइल होता है C2H5, मिथाइल होता है CH3, तो मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ, आइसोप्रोपाइल हुआ, टाइट ब्यूटाइल हुआ, ये सब के सब आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मतलब बेटा अगर ये सब आपके कार्बन की चेन से जुड़ेंगे तो इनका एक ही काम है कि अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कर लोगे। इनके अलावा बेटा OR ग्रुप हो गया, OR क्या होता है, एल्कोक्सी। अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप क्या होता है, NH2। तो ये सभी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। भाई OR एल्कोक्सी में क्या है, O पे लोन पेयर प्रेजेंट है, NH2 अमीनो N पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल हुए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो विड्रॉइंग ग्रुप का आपको मीनिंग पता ही है, जो विड्रॉ करवाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस भी कार्बन चेन से ये जाके जुड़ेगा वहां पर ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल शुरू कर देगा। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे बेटा NO2 नाइट्रो, नाइट्रो एक विड्रॉइंग ग्रुप है। CN साइनो, और ये आपको पता है ना मैंने आगे ऐसे डैश या बॉन्ड क्यों लगाया, जहां भी जुड़ेगा जिस भी चेन से, तो नाइट्रो ग्रुप आपका हो गया, साइनो ग्रुप आपका हो गया, फिनाइल हो गया C6H5। फिनाइल क्या है बेटा, C6H5। सारे हेलोजन, एक्स का मीनिंग क्या है, हेलोजन, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो आपको याद होना चाहिए ये कि रिलीजिंग ग्रुप के एग्जाम्पल कौन से हैं और विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल कौन से हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी ग्रुपिंग फिनोल कंपाउंड पे जाके लगता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोग देखें बेटा हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है, अगर फिनोल में रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। बेटा जहां भी डाउट हो किसी को रेज योर हैंड और फिर मुझसे पूछ लेना बोल के, मैंने म्यूट नहीं किया आज तुम्हें। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा उस केस में, और डिक्रीज हो जाएगी जब रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेगा।
अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे डिक्रीज हुई और कैसे इंक्रीज हुई। एग्जाम्पल आपको एक एक करवाऊंगी अभी दोनों का, एक बार आप ये नोट कर लें। हो गया होगा आपका बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, ठीक है। तो अब इनके आप बेटा इफेक्ट देखो कि कैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। एक एग्जांपल आप समझ लें, फिर बाकी आप बहुत इजीली कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। और बेटा मैं बता दूं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अभी ऑर्गेनिक में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सारे टॉपिक एज इट इज है। तो बेटा जो आपके ये टॉपिक है ना, इनसे एक अरेंज करने का क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक का सिलेबस बेटा फिक्स है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, एक मैकेनिज्म आएगा, 2 रिएक्शन आएगी, 2 कन्वर्जन आएंगे, 2 केमिकल टेस्ट आएंगी, और 1 या 2 क्वेश्चन ये बनते हैं अरेंज करने की क्वेश्चन आते हैं। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनके स्टार्टिंग टॉपिक से यही क्वेश्चन बनेंगे। आपको 4-5 कंपाउंड बता दिए, लिख के दिए, बताओ इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे अरेंज करने का बनता है हमेशा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कैसे इनका इफेक्ट पड़ेगा रिलीजिंग ग्रुप का और विड्रॉइंग ग्रुप का। तो सबसे पहले ये हमारा कंपाउंड हुआ फिनोल, ठीक है। और बेटा मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया CH3, CH3। और मैंने दूसरा कंपाउंड ये लिया फिनोल, और मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया NO2, NO2, ठीक है। अब अगर मैं दोनों का नाम लिखती हूँ तो आपको पता है 1 2 ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका नाम क्या हुआ ऑर्थो मिथाइल फिनोल, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा बेटा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। एक आपका हुआ ऑर्थो मिथाइल फिनोल और एक आपका होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब इन दोनों का फर्क इनमें क्या पड़ेगा वो आप लोग देखिए। ऑर्थो मिथाइल फिनोल, आपको पता है मिथाइल कैसा ग्रुप है, इसका बेटा एक बात और कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कोई बताना चाहेगा इसका कॉमन नेम? ऑर्थोक्रिसोन। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसोन, ठीक है। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो ये CH3 है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर +I इफेक्ट अराइज होगा। और ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे -I इफेक्ट अराइज होगा, ठीक है। तो अब आप ये समझो इन ग्रुप के लगने से फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा, ओके। तो आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो ये देखिए मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसका तो एक ही काम है, ये जिस भी एटम से जिस भी कार्बन की चेन से जुड़ेगा उसे इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हो ये CH3 बेटा इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये CH3 तो क्या करेगा, मैंने देखो एरो इस तरफ लगाई, इस एरो का मीनिंग क्या है कि ये वाला CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। अब आपको पता है ये आगे शिफ्टिंग होगी भी, कम से कम 3-4 कार्बन तक ऐसे होती है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, तो इस वाले कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने आगे यहाँ फॉरवर्ड कर दिया और इसने आगे यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। आपको ये एरो समझ में आ गई होगी। तो भाई CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पहुंच रहे हैं, O एटम के पास पहुंच रहे हैं, तो O एटम पे क्या इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई O पे 2 लोन पेयर तो खुद ही होते हैं और इस पे रिलीजिंग ग्रुप आके जुड़ गया एक, तो O एटम पे और ज्यादा क्या इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब उसका इफेक्ट क्या होगा वो आप समझे। अब आपको ये पता है जो ये O एंड X के बीच का बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कब शो होगी, जब H+ आयन बाहर जाए, और ये भी आपको पता है H+ आयन कब बाहर जाएगा, भाई H एटम तो तभी निकल सकता है जब इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले, ऑक्सीजन एटम ले। आपको ये एरो समझ में आई होगी, H+ आयन तो तभी निकल सकता है जब H एटम इलेक्ट्रॉन ले, H एटम इलेक्ट्रॉन दे, सॉरी किसको, O को, लेकिन मर्जी तो O की है ना वो H का इलेक्ट्रॉन ले या ना ले। अब आपको ये तो पता है इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट होगा ही, मतलब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ही होंगे, तो O पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी है। अब आप बताओ O पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और H एटम भी ये चाहता है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन O एटम ले ले, तो आप बताओ क्या जो ये H एटम का इलेक्ट्रॉन है वो इजिली O एक्सेप्ट करेगा,
नहीं करेगा, क्योंकि O पे पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, तो यहाँ से इजिली H पॉजिटिव का रिमूवल नहीं होगा। तो कंक्लूजन क्या आया कि जब रिलीजिंग ग्रुप आके जुड़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई बेटा? डिक्रीज। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना बेटा। अब आप इसको समझें। अब बेटा अगर जिनको ये समझ में आ गया ना, वो इजीली इसको तो कर ही देगा। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इसका काम क्या है? इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कैसे करवाएगा वो आप देखिए। ये NO2 है, इसका तो एक ही काम है, जिस भी कार्बन चेन से जुड़ गया उससे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। तो भाई ये NO2 इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन ने इस NO2 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब भाई ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन NO2 ले गया, तो ये कार्बन अपने पास डेफिशिएंसी थोड़ी ना रखेगा, ये अपने से नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अब ये वाला कार्बन अपने से नेक्स्ट मेंबर O से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो इस बार आप देख पा रहे हो बेटा एरो की डायरेक्शन भी क्या है? उल्टी होगी आपकी, हो चुकी है ना। तो अब आप देखो इस केस में क्या हुआ, O एटम पे डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। O एटम पे क्या डिक्रीज होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और अगर O एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो अब H एटम क्या चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? ऑक्सीजन एटम ले ले। H यही तो चाहता है। तो अब आप बताओ क्या H के लिए यहाँ कंडीशन बनी O को इलेक्ट्रॉन देने की? बिल्कुल बनी, क्योंकि इस बार O एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। तो O एटम इजिली किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इजिली यहाँ पर किसका रिमूवल हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन का। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो। तो बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया कि क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट का? बताओ, इतना आपको समझ में आ गया भी? किसी का कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। अब बेटा इतना टाइम डेली नहीं होता मैं आपसे ये पूछूं कि थंब इंप्रेशन दिखाओ। किसी का कोई डाउट है? रेज योर हैंड। तो अब आगे करते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को रब कर दूं ना बेटा, ये हो गया होगा तुम्हारा। अब यहाँ पर 2-3 टर्म है इक्विलिब्रियम चैप्टर की। ठीक है, एक बार आप उनको समझे, यहाँ पर यूज होगी। तो हम यहाँ बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हो 11th क्लास का, तो वहां हमने कुछ टर्म की थी। एक टर्म यहाँ पर है Ka। Ka का मीनिंग क्या होगा? Ka आपका होता है एसिडिक कांस्टेंट। हम बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ही तो पढ़ रहे हैं, तो Ka आपका क्या होता है? एसिडिक कांस्टेंट होता है, या इसी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिडिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब Ka का सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Ka? ठीक है, तो जितनी ग्रेटर वैल्यू होगी Ka की, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka या मोर द वैल्यू ऑफ Ka, ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई ये एक कांस्टेंट है ना, तो हर एक एसिड की Ka की वैल्यू फिक्स होती है। अब जितनी किसी के एसिड की Ka की वैल्यू बड़ी होगी, लार्जर होगी, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यहाँ आप लार्जर भी लिख सकते हो। जितनी Ka की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब बेटा एक टर्म यहाँ पर और है, वो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है? देखिए Pka। और Pka क्या होता है? पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। आप लोगों को ध्यान होगा +1 क्लास का, पीएच का फॉर्मूला क्या हुआ करता? माइनस लॉग H पॉजिटिव। पीओएच का फॉर्मूला क्या हुआ करता? माइनस लॉग OH नेगेटिव। Pka क्या होता था? माइनस लॉग Ka। Pkb माइनस लॉग Kb। तो मैं ये कह सकती हूँ जो Pka है ना बेटा, वो अपोजिट में लाई करता है, इनवर्स में लाई करता है Ka। मतलब जितना किसी एसिड की Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही उसकी Pka की वैल्यू स्मॉल होगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? Pka क्या होता है? पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। जितना किसी एसिड की Pka की वैल्यू छोटी होगी उतना ही Ka बड़ा होगा। ठीक है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो कंक्लूजन यहां से क्या आया? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज
ओनली व्हेन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ओनली व्हेन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ कब बढ़ेगी, जब आपका Ka तो लार्ज हो और जब pKa आपका स्मॉल हो। जब बेटा ये कंडीशन हो कि Ka की तो लार्ज वैल्यू हो और pKa की स्मॉल वैल्यू हो, तभी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे बेटा कर लोगे आप, ठीक है। मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया है Ka का और pKa का, ओके। तो अब इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बेटा सारी, कि कौन सा ग्रुप जुड़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी इंक्रीज होगी, किसकी डिक्रीज होगी। मींस अब हम यहाँ पे बेटा सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर दूं मैं। तो बेटा अब मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल लिखूंगी और आपको उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा राजनी, अश्विनी, देखिए बेटा पहला एग्जांपल। अब आप लोगों को आंसर देने हैं। ऑर्थोमिथाइल फिनोल, यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल फिनोल, और ये आपका हुआ 2,4,6 ट्राइमिथाइल फिनोल। आपको ये बताना है इन तीनों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ये है कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3। ये है 2-मिथाइल फिनोल। यहां पर आपका है अंकित, 1 मिनट बेटा। तो आपको इसका आंसर बताना है बेटा, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अंकित बोलिए बेटा। फर्स्ट वाला होगा सबसे ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा। रिलीजिंग ग्रुप, आप यहाँ पर ये देख रहे हो इफेक्ट कौन सा लगा, नंबर ऑफ रिलीजिंग ग्रुप। आप सबको ये पता है रिलीजिंग ग्रुप लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, और जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आप देखो यहाँ पर एक ही रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 रिलीजिंग ग्रुप होंगे, यहाँ पे 3 रिलीजिंग ग्रुप होंगे। यहाँ पर तो एक ही आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है O को, यहाँ पर 2 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पर 3 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसके O पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि इसको 3-3 रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इसके O के पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एटम इजिली H का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ शायद फिर भी ले ले, क्योंकि एक ही रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो इन तीनों में मोस्ट एसिडिक ये हुआ, ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। याद करें आप लोग, PICRIC, PICRIC, पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड है बेटा। एक बात और, आज आप लोगों का टेस्ट मोस्ट पे टेस्ट होगा, मैंने बता रखा, आपको 2 दिन से बता रही हूँ, ठीक है। टेस्ट बेटा को मिल जाएगा 1-2 बजे के आसपास तक मिल जाएगा टेस्ट आपको, जितना कल पढ़ाया था वहां तक आएगा। तो ये आपका पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। उसके बाद एक मैंने आपका ये लिखा OH NO2 और एक मैंने ये लिखा OH NO2। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। पहला है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अंकित, अब म्यूट करना पड़ गया, तुम लोग बोल जाते हो बीच बीच में। तो मेरे ख्याल से बेटा सब बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो हिमांशु हाँ भर रहा है, समझ में आ गया। चलिए बेटा आप सबने कर लिया होगा ये। इन तीनों में मोस्ट एसिडिक आपका ये होगा।
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्यों होगा वो आप समझ गए। विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप ये पॉइंट खुद लिख ले, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, लेकिन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। आप लोग ये लिखे, तब तक मैं देख लेती हूँ कौन कौन बच्चे हैं क्लास में। विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बेटा संजू, कल से आप टाइम पे आया करो। मेरे ख्याल से दोनों साहिल में से कोई भी क्लास में नहीं है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट आपने लिख लिया। विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज देन एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिए। एक बात और लिख लो, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, आप सब लिख लें ये बात, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन मेटा पे आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। भाई कल समझाऊंगी कैसे। अगर आपके विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे आया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, ये सब लिख लें आप। और अगर रिलीजिंग ग्रुप की बात मैं करूं, अगर आपका रिलीजिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे आया तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है, मेटा ग्रुप पे रिलीजिंग आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे विड्रॉइंग